हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हम लोग मनोविज्ञान में दूसरा अध्याय आत्म तथा व्यक्तित्व यानी सेल्फ और पर्सनालिटी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक भी होगा वो आत्म के बारे में होगा और व्यक्तित्व के बारे में होगा। आज के इस क्लास में हम लोग यही समझेंगे कि आत्म क्या होता है, आत्म के यानी स्व के जो पक्ष कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्व के जो नियंत्रण की विधियां क्या है, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व की परिभाषाएं कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी, इन सभी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और ये सेशन आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा क्लास इन होने के बाद। और अपने दोस्त मित्रों में भी इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी नए होंगे हमारे चैनल को यानी जो बिहार एसएस लोकर एकेडमी का यूट्यूब चैनल है इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर जो विद्यार्थी हमारा टेलीग्राम चैनल भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको किसी भी क्लासेस का PDF नोट्स मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे आज के अपने दूसरे अध्याय आत्म तथा व्यक्तित्व पर। आत्म को हम लोग क्या भी बोलते हैं, तो आत्म को हम लोग स्व के नाम से भी संबोधित करते हैं। स्व मतलब होता है खुद का, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं। तो सेल्फ मतलब सब लोग जानते हैं स्वयं का, खुद के लिए। और व्यक्तित्व जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं। तो पर्सनालिटी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देरी के हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और कहा जा रहा है यहाँ पर स्व यानी सेल्फ के बारे में कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना स्व यानी सेल्फ होता है और स्व एवं व्यक्तित्व एक दूसरे से संबंधित होता है। स्व क्या होता है, अर्जित होता है, इसे हम लोग बनाते हैं, इसे हम लोग प्राप्त करते हैं, यह हमें पहले से नहीं मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए भाई कि स्व क्या इसको हम लोग अर्जित करते हैं यानी इसको हम लोग प्राप्त करते हैं या हमें जन्मजात मिलता है, तो आप कहिएगा भाई कि स्व को हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, इसे हम लोग प्राप्त करते हैं। और स्व क्या होता है, तो यह व्यक्ति का अपने बारे में विश्वासों, अनुभवों, भावों का एक संगठित संग्रह होता है जो क्या कहलाता है, स्व कहलाता है, जिससे हम अपने मानसिक चित्र को विकसित करते हैं। यानी सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि अपने आप को जानना, अपने आप के बारे में हम समझेंगे तो वही हमारा क्या है, सेल्फ यानी स्व कहलाता है। परिभाषा क्या होगा सिंपल भाषा में, तो आप कहिएगा कि यह व्यक्ति का अपने बारे में विश्वासों, अनुभवों, भावों का एक संगठित संग्रह है जो मानसिक चित्र विकसित करता है। यही हमारा क्या कहलाता है, सेल्फ कहलाता है, स्व कहलाता है। स्व क्या होता है, अर्जित करते हैं, इसे हम प्राप्त करते हैं। और इसका विकास कितने वर्ष की अवस्था में होता है भाई, कि जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव है, ये पूछा जाता है कि बच्चे में स्व का विकास या किसी में भी स्व का विकास कितने वर्ष की अवस्था में होता है, तो 2 वर्ष की अवस्था में स्व का विकास शुरू हो जाता है। और ये निरंतर फिर इसमें विकास होते रहता है, तो इसमें परिवर्तन भी होता है। तो स्व अर्जित करेंगे, लेकिन इसमें स्व का विकास कब होगा बच्चे में, तो जब वो 2 वर्ष का हो जाता है तब से। देखिए यहाँ पर दिया गया भी है कि मनुष्य स्व लेकर जन्म नहीं लेता है, बात ठीक है, स्व लेकर हम जन्म नहीं लेंगे। जब हम 2 वर्ष के हो जाते हैं तब हमारे अंदर धीरे धीरे स्व का, सेल्फ का विकास होता है, हम अपने बारे में जानते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, इसको अर्जित करते हैं, इसको हम प्राप्त करते हैं, तो ना कि ये हमें जन्मजात मिलता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि मनुष्य स्व लेकर जन्म नहीं लेता है। फिर कहा जा रहा है कि लगभग 2 साल की आयु में यानी 2 वर्ष की उम्र में हमारे अंदर स्व का विकास शुरू हो जाता है और आजीवन इसमें निरंतर विकास एवं परिवर्तन होते रहता है। अब ये मत सोचिएगा आप लोग कि एक बार स्व का विकास हमारे अंदर हो गया या आपके अंदर हो गया तो अब उसमें परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा, इसमें निरंतर विकास होते रहेंगे और परिवर्तन भी होते रहेंगे। और कब इसका विकास शुरू होता है, तो 2 वर्ष की आयु में शुरू होता है। और स्व का निर्माण समाजीकरण की प्रक्रिया से बहुत हद तक प्रभावित होता है, यानी जिस हम समाज में रह रहे हैं, जिस हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उससे हमारा जो है स्व का निर्माण वो प्रभावित होता है। और कहा जा रहा है कि स्व का संबंध में मेरा और अपना से होता है, यानी हम खुद के बारे में, अपने बारे में जानते और समझते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्व है, सेल्फ के बारे में है। तो जब हम स्व के बारे में जान लेते हैं तो हम स्व के प्रकार को भी समझते हैं कि स्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ज्ञाता पक्ष और ज्ञेय पक्ष के बारे में बताया है, इसको हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। ज्ञाता पक्ष और ज्ञेय पक्ष क्या होता है, देखिए
आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो स्व के 7 पक्ष हम लोग को पढ़ना है। स्व के कितना पक्ष पढ़ना है भाई? तो स्व के 7 पक्ष को हम लोग को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जो ये ज्ञाता पक्ष और ज्ञेय पक्ष बताया है, ये दो अलग तरीके से पक्ष है जो स्व को समझने के लिए है। जैसे ज्ञाता पक्ष मतलब बताया गया कि देखने वाला, और ज्ञेय पक्ष मतलब बताया जानने वाला। देखने वाला यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि जब मनुष्य अपने बारे में देखता है और सोचता है तो वही क्या कहलाता है? स्व का ज्ञाता पक्ष कहलाता है। लेकिन जब मनुष्य अपने बारे में जानने का कोशिश करता है तो वो हमारा ज्ञेय पक्ष कहलाता है। यानी जब मनुष्य अपने स्व को एक वस्तु के रूप में देखता है या समझता है, यानी उसको जानने का कोशिश करता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? अनुभव परक स्व कहलाता है या ज्ञेय पक्ष के रूप में जाना जाता है। तो ज्ञाता और ज्ञेय मतलब समझना है। ज्ञाता मतलब देखने वाला, ज्ञाता मतलब देखने वाला, और ज्ञेय मतलब होता है जानने वाला। यानी जब मनुष्य अपने बारे में देखता है या समझता है तो उसको ज्ञाता पक्ष कहेंगे, और ज्ञेय पक्ष यानी कि जब मनुष्य खुद को एक वस्तु के रूप में रख करके और उसको देखता है या समझता है, यानी जानने का कोशिश कर रहा है यहाँ पर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ज्ञेय पक्ष कहलाएगा। तो ये ज्ञाता और ज्ञेय भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये चीज आप लोग को समझना है। देखने वाला ज्ञाता और जानने वाला ज्ञेय पक्ष। समझ में आ गया होगा आप लोग को? नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप लोग फिर से दोबारा पीछे करके इस चीज को जरूर समझिएगा, जानिएगा। और अगर नहीं, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से आप लोग को जरूर बताऊंगा। आगे हम लोग अब बात करेंगे स्व के प्रकार के बारे में कि स्व के कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो स्व के भाई 3 प्रकार होते हैं, ठीक ना। टाइप ऑफ सेल्फ कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है आपका वर्तमान स्व। वर्तमान स्व यानी प्रेजेंट सेल्फ। प्रेजेंट सेल्फ क्या है भाई? यानी जब व्यक्ति वर्तमान समय में किसी भी चीज को सोचता है या किसी भी चीज के लिए सोचता है, विचारता है या अनुभव करता है, तो वही उसका वर्तमान स्व कहलाता है। जैसे हम प्रेजेंट समय किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं या अभी पढ़ा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें ऐड कर सके, क्या और किस तरीके से और आसानी से बताएं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो वो क्या होगा? वर्तमान समय हम सोच रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वर्तमान स्व, प्रेजेंट सेल्फ हो जाएगा। यानी यह उसे कहते हैं कि व्यक्ति वर्तमान समय में किस रूप में सोचता है या जानता है या अनुभव करता है, यही अनुभव परक स्व भी कहलाता है। यानी अगर आपसे पूछ देगा कि अनुभव परक स्व क्या है या वर्तमान स्व क्या है, तो आप सिंपल भाषा में कहिएगा कि जब व्यक्ति वर्तमान समय में किसी चीज को लेकर के, किसी कार्य को लेकर के सोच रहा है, समझ रहा है या अनुभव कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वर्तमान स्व या अनुभव परक स्व कहलाएगा। दूसरा आपको बताया जा रहा है क्या? संभावित स्व, पॉसिबल सेल्फ के बारे में। संभावित स्व क्या है? यानी किसी चीज की संभावना रहे, बोलते हैं हम लोग की कोई चीज की संभावना हो, तो वही संभावित स्व में भी होता है। कहा जा रहा है कि इसे प्रत्यक्षीकृत स्व भी कहते हैं। जैसे हम लोग पहला वाले को देखे वर्तमान स्व को, इसे हम लोग क्या किए? अनुभव परक स्व बोले। तो दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं संभावित स्व, इसे कहा जाए, इसे प्रत्यक्षीकृत स्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका संबंध जो है व्यक्ति के साथ सोच से है कि वह कैसा बन सकता है, ठीक, या उसे कैसा बनना चाहिए। मतलब व्यक्ति के संभावना पर निर्भर है। अगर मतलब हमारी संभावना होगी कि हमको कैसा बनना है, कैसा सोचना है, कैसा कार्य करना है या किस तरीके से बनना है, तो हमने संभावना व्यक्तित किया। तो संभावित स्व में क्या होता है कि इसमें जो है या इसका संबंध व्यक्ति के सोच पर निर्भर करेगा कि वो कैसा बनना चाह रहा है या कैसा बनने का कोशिश कर रहा है, या अपने स्व के उत्थान के लिए वो एक मानसिक चित्र जो है विकसित करता है या उसको बनाता है। तो यही संभावित स्व होता है, इसी को हम लोग प्रत्यक्षीकृत स्व भी कहते हैं। वर्तमान स्व यानी कि हम वर्तमान समय में किसी चीज को सोचेंगे, समझेंगे या उस पर विचार करेंगे, तो वर्तमान स्व होगा। और संभावित स्व में हमें किसी चीज की संभावना होगी या हम अपने स्व के लिए ये चिंतित रहेंगे या सोचेंगे कि हमें कैसा बनना है, कैसे कार्य को करना है, तो उसकी संभावना होगी, तो वो संभावित स्व या प्रत्यक्षीकृत स्व कहलाएगा। इसके बाद जब हम लोग तीसरा स्व पर आएंगे तो वो हमारा होगा आदर्श स्व यानी आइडियल सेल्फ कहलाएगा। इसमें हम आदर्श मानेंगे, किसी चीज को आदर्श लेंगे, किसी को अपना आइडियल मानेंगे। कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ आदर्श प्राप्त करने के लिए लालसा या आकांक्षा रखता है, इसे ही आदर्श स्व कहते हैं। मतलब कुछ हम बनने के लिए
ठीक ना, कुछ आदर्श को प्राप्त करने के लिए, कुछ आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, या फिर हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, तो उस तरीके का जो कार्य हो गया, अपने लक्ष्य, अपने आदर्श, या फिर अपने जो है आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, तो वही हमारा आदर्श स्व यानी आइडियल सेल्फ के रूप में हो जाएगा। तो स्व कितने तरह के होते हैं भाई? एक होता है वर्तमान स्व, ठीक, वर्तमान स्व जिसको अनुभव परक स्व भी बोलेंगे। एक होता है हमारा संभावित स्व, जिसको प्रत्यक्षीकृत स्व भी कहते हैं, संभावित स्व हो गया। और एक हमारा हो गया क्या? तो एक हमारा हो गया आदर्श स्व, ठीक ना, आइडियल सेल्फ हो गया। तो आदर्श स्व, तो 3 तरह के हमारे स्व हो गए। तो ये आप लोग को बखूबी समझ में आ गया होगा। स्व कितने होते हैं? तो स्व 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, संभावित और आदर्श। अब हम लोग आते हैं स्व के पक्ष पर कि स्व के पक्ष कौन कौन से होते हैं। तो स्व के विभिन्न पक्ष हैं। स्व के कितने पक्ष है भाई? तो स्व के कुल मिलाकर के 7 पक्ष होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। वो पक्ष तो याद रखना ही है, ज्ञाता और ज्ञेय को, लेकिन स्व के मुख्य रूप से कितने पक्ष होते हैं? 7 पक्ष होते हैं। कहा जा रहा है कि स्व का निर्माण या विकास एवं परिवर्तन कैसे और कितना होता है, इसको ठीक से समझने के लिए हमको स्व के निम्नलिखित 7 पक्षों को समझना है। कितने पक्षों को भाई? तो 7 पक्षों को। अब कौन कौन से, थोड़ा सा हम लोग फटाफट से इस पर गौर करते हैं। पहला क्या कह रहा है? आत्मगौरव कह रहा है, सेल्फ आत्मगौरव के बारे में पहला आपका पक्ष दे रहा है। स्व का पहला पक्ष क्या है? आत्मगौरव है। कहा जा रहा है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने स्व को कितना महत्व यानी इंपॉर्टेंस दे रहा है। हम अपने सेल्फ को कितना जो है महत्व देते हैं, कितना इंपॉर्टेंट देते हैं, यह हमारा जो है जो आत्मगौरव है ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि हम कितना अपने सेल्फ को महत्व दे रहे हैं। अगर हम महत्व ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारा आत्मगौरव जो है बेहतर होगा, अच्छा होगा। नहीं दे रहे हैं तो वो खराब होगा। कहा जा रहा है कि इसे ही हम आत्मगौरव की संज्ञा देते हैं, यानी अपने सेल्फ को कितना हम इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ व्यक्ति का आत्मगौरव उच्च होता है, जिसके कारण वो एक सक्रिय और आशावादी एवं सफल इंसान होता है। यानी जो व्यक्ति अपने सेल्फ को जो है ना इंपॉर्टेंट देता है, महत्व देता है, तो वो क्या होता है? ज़्यादा सफल होता है, आशावादी और सक्रिय होता है। लेकिन जो व्यक्ति कहा जा रहा है कि अपने आत्मविश्वास को मतलब कि आगे बताया जा रहा है कि उनका आत्मविश्वास अधिक होता है, लेकिन दूसरी ओर जिस व्यक्ति का आत्मगौरव निम्न होता है वे अपने जीवन में हताश का अनुभव करते हैं और वे सदा अवसादग्रस्त रहते हैं, यानी डिप्रेशन में रहते हैं, और उनमें आत्मविश्वास की बहुत ही कमी पाई जाती है। यानी आत्मगौरव से हम क्या समझे? यही समझे इस स्व के पहले पक्ष में कि जो व्यक्ति अपने सेल्फ को, अपने स्व को इम्पोर्टेंस देता है, महत्व देता है, तो उसका आत्मगौरव क्या होता है? उसमें उच्च होता है, और जिस वजह से वो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक ना, या अपना आत्मविश्वास उसको उच्च रखता है। लेकिन जिनमें आत्मगौरव की कमी होगी या जिनमें अपने सेल्फ को जो महत्व नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो किसी भी काम में या किसी तरीके के भी मतलब कि कार्य करेंगे, या फिर उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा? वो लो रहेगा, कम रहेगा। तो ये पहला पक्ष था आत्मगौरव, खुद के सेल्फ को महत्व देने के लिए। दूसरा है आत्म पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी। अब ये क्या है भाई? सेल्फ आइडेंटिटी, इससे पता ही चल रहा है खुद का पहचान, खुद के बारे में पहचानना, जानना। तो कहा जा रहा है कि इसको अस्मिता बोध की संज्ञा दी गई है। इसमें व्यक्ति अपने और दूसरे लोगों में वस्तु में अंतर का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो यह उनके आत्म पहचान बनने का एक आधार होता है। मतलब व्यक्ति क्या करता है? अपना खुद का पहचान करने के लिए दूसरे में, ठीक ना, दूसरे लोगों में, ठीक, या किसी वस्तु में क्या करता है? विभेद करता है, इनमें अंतर करता है, और खुद को जानने की कोशिश करता है कि क्या मैं दूसरे लोगों या वस्तु से अलग हूँ कि नहीं। यानी अपने को पहचानने का कोशिश करता है, अपने सेल्फ आइडेंटिफाई करता है। तो यही हमारा आत्म पहचान कहलाता है। जब हम तीसरा बात करेंगे स्वदक्षता, ठीक ना, तो स्वदक्षता में क्या है? कहा जा रहा है कि इसका संबंध व्यक्ति की कार्य कुशलता के बारे में आत्म मूल्यांकन से है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्रियाओं पर वांछित प्रभाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है। वह यह विश्वास करता है कि वह ऐसा करने में निपुण है। यानी इसमें जो आत्मदक्षता है, दक्षता मतलब होता है निपुणता, निपुण मतलब होता है कि व्यक्ति जो है
अपने स्व यानी सेल्फ को प्राप्त करने में क्या हो, निपुण हो, किसी भी कार्य में वो निपुण हो, स्व से संबंधित। यानी इस जो स्व का ये पक्ष है, इसका संबंध बताया गया कि व्यक्ति की कार्य कुशलता से संबंधित है और इसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपना आत्म मूल्यांकन करता है, अपने सेल्फ का मूल्यांकन करता है। तो ये आपका स्वदक्षता होता है, जो तीसरा हमारा स्व का पक्ष था। चौथा हमारा है स्वचेतना, जिसको सेल्फ स्वचेतना जो है, चेतना मतलब होता है समझ होता है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति स्वयं के बारे में चेतन रूप से सजग रहता है तो उसे हम स्वचेतना के नाम से पुकारते हैं। जब व्यक्ति अपने बारे में सचेत रहता है तो वह अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सफल होता है और इसे आत्म केंद्रित की अवस्था भी कहते हैं। मतलब इसमें व्यक्ति क्या करता है, स्वचेतना में ये स्वयं के बारे में व्यक्ति क्या करता है, जानता, समझता और सजग रहता है कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कार्य को कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, मतलब सचेत रहना, एक तरीके से एक जागरूक रहना। तो स्वचेतना यानी खुद के सेल्फ को समझना या जानना। तो चौथा पक्ष आपका क्या हो गया, स्वचेतना हो गया। इसी तरह पांचवा जो है आपका आत्मनिगरानी हो गया, यानी अपने सेल्फ का जो है ना, सेल्फ का खुद का क्या करना, निगरानी करना। अब खुद का निगरानी कैसे करेंगे भाई, तो क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति अपने स्व की जांच पड़ताल करता है या निगरानी करता है तो इसे आत्मनिगरानी कहते हैं। यानी व्यक्ति जब खुद के बारे में जांचेगा, पड़ताल करेगा, हाँ हम सही है कि गलत है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मनिगरानी कहते हैं। और जिन व्यक्ति में ये आत्मनिगरानी का भाव ज़्यादा होगा वो अपने बाह्य वातावरण से प्राप्त संकेत के आधार पर क्या करेंगे, अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे। और कहा जा रहा है कि और अपने व्यवहार को एक सही दिशा निर्देश दे पाने में सफल होंगे। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि जिन व्यक्ति में आत्मनिगरानी ज्यादा होगी मेरे भाई, वो क्या करेगा, खुद को सजग रहेगा, अपने खुद के जो है ना जांच पड़ताल करने में सजग रहेगा, तो समझ पाएगा चीज़ों को। जब जांच पड़ताल अच्छे से करेगा तो आत्मनिगरानी का भाव जिनमें ज़्यादा होगा तो वो अपने खुद में क्या करेगा, परिवर्तन भी लाएगा और साथ ही साथ जो है अपने जो बाहरी वातावरण है उसके संकेतों के आधार पर भी वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का कोशिश करेगा। तो आत्मनिगरानी भी क्या एक स्व का पक्ष है। तो 5 पक्ष हम लोगों ने देख लिया और हम लोग 2 पक्ष को देखेंगे, एक है आत्म प्रकटन है और एक आपका क्या है, आत्म प्रस्तुतिकरण है। आत्म प्रकटन क्या है, प्रकटन मतलब होता है प्रकट करना। क्या है भाई ये, तो कहा जा रहा है कि इसका संबंध स्व के कार्य प्रणाली से है। कुछ लोग दूसरे लोगों के साथ संबंध या आत्मक्रिया बेझिझक करते हैं और ऐसा करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ व्यक्ति में आत्म प्रकटन की क्षमता उच्च होती है। प्रकटन मतलब होता है प्रकट करना, खुद के बारे में बताना किसी को। जैसा अब हम ही हैं, अपने बारे में अगर हम किसी को बता रहे हैं तो संकोच करके नहीं बता रहे हैं, मतलब खुल के बता रहे हैं, क्योंकि हमारे में आत्म प्रकटन की भावना क्या है, उच्च है। अब इसमें हम ये नहीं डर रहे, ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति को अपने बारे में हम खुल के बता देंगे तो कुछ गलत हमारे लिए ना कर दे, कुछ गलत सलत जो है ना कर दे। तो ऐसा सोचने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, खुल करके अपने बारे में अपने विचार को लोगों से नहीं कहते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं आत्म प्रकटन में कि इसका संबंध जो है स्वयं के कार्य प्रणाली से, यानी स्वयं हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उससे संबंधित है। और ये चीज हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं। यानी अपने बारे में दूसरे को अगर खुल करके बता रहे हैं तो जिनमें आत्म प्रकटन की भावना उच्च होगी वो खुल के बताएगा, जिनमें नहीं होगी वो खुल के नहीं बताएगा, वो लजाएगा, वो बेझिझक नहीं बोल पाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि दूसरे लोगों के साथ, जो कुछ लोग होते हैं दूसरे लोगों के साथ संबंध या अंतरक्रिया बेझिझक करते हैं, मतलब बिना झिझक के कुछ भी वो बताते हैं और ऐसा करने में उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। और ऐसे लोगों में क्या होती है कि आत्म प्रकटन की क्षमता उच्च होती है। लेकिन आगे कहा जा रहा है कि ऐसे लोग विचारों, संवेगों एवं व्यवहार को दूसरे लोगों के समक्ष बिना किसी हिचकिचाहट से प्रकट करते हैं। और दूसरी ओर जिनमें आत्म प्रकटन की क्षमता निम्न होती है यानी कम होती है, तो वे संकोची स्वभाव के होते हैं और वे अन्य लोगों के समक्ष अपने विचारों, संवेगों, मनोभाव, व्यवहारों को मुक्त भाव से प्रकट नहीं करते हैं। तो यही चीज तो मैंने आपको बताया कि जिनमें आत्म प्रकटन की भावना ज्यादा होगी वो अपने विचार को मतलब कि खुल करके प्रकट करेंगे, लेकिन जिनमें नहीं होगा तो वो संकोच रहेंगे, लजालू रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने विचारों को खुद में ही छुपा करके रखेंगे, किसी से प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो यही आपका आत्म प्रकटन होता है। जब आखिरी हम लोग बात करेंगे आत्म प्रस्तुतिकरण का, तो आत्म प्रस्तुतिकरण बताया गया कि इसका संबंध दूसरे लोगों को
दूसरे लोगों को मदद करना, उनके साथ संबंध बनाना एवं सकारात्मक प्रस्तुतिकरण की विधि से संबंधित है। यानी आत्म प्रस्तुतिकरण ये भी आपका प्रकटन से ही संबंधित है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अपने खुद के विचारों को, भावों को हम दूसरे के समक्ष क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उसकी मदद करते हैं या दूसरे से हम लोग संबंध बनाते हैं सकारात्मक रूप से जो, या अपने जो है सकारात्मक रूप से हम अपने आत्म को, सेल्फ को प्रस्तुत करते हैं, तो ये हमारा आत्म प्रस्तुतिकरण कहलाता है। तो यही स्व के कुल क्या थे, 7 पक्ष थे। स्व के प्रकार कौन कौन से थे, तो उसको भी हम लोगों ने देखा। स्व क्या है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जो है किसको देखेंगे, तो स्व के नियंत्रण की विधि को देख लेते हैं, फिर उसके बाद व्यक्तित्व क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो स्व के नियंत्रण की जो विधि है 4 बताई गई है। स्व के नियंत्रण की विधि कितनी है भाई, 4 है। कहा जा रहा है कि आत्म नियमन या नियंत्रण करना व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है और ऐसा करना वह अपने जीवन में कई तरीकों से सीखता है। यानी बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगर व्यक्ति को अपने स्व का नियंत्रण करना है तो उसे नियंत्रित करने के लिए उसे 4 तरह के तरीकों को अपनाना होगा। पहला क्या है कि अपने व्यवहार का प्रेक्षण या स्वयं का निरीक्षण करना। यानी हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा व्यवहार हो गया उसको हम प्रेक्षण करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, उसको जानेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। पहले हम व्यवहार को समझें कि हमारा व्यवहार किस तरह का है, अब उस व्यवहार के अनुसार ही हम कार्य को करेंगे। तो हम अपने स्व को नियंत्रण करना है तो पहले अपने व्यवहार का प्रेक्षण करेंगे या स्वयं का, खुद का क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद जो उत्तेजना नियंत्रण, उत्तेजना मतलब होता है उद्दीपन। उद्दीपन मतलब होता है कि जो आकांक्षाएं हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हो गई, जो हमारे मतलब कि वातावरण में उत्पन्न होने वाले जो हर अलग अलग तरह के इच्छाएं हैं जिसको हम पूर्ति करने का कोशिश करते हैं, वही उत्तेजनाएं होता है। तो उसको हमको नियंत्रित करना है, क्योंकि हमारा जो मन है वो क्या है, चंचल होता है, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारे मन में हर अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं जिसको कोशिश सोचते हैं कि हम उसको प्राप्त कर ले, उसको मतलब कि हासिल कर ले या उसको पूरा करें। तो वहीं एक तरह की क्या होती है, उत्तेजनाएं होती है। तो उसको हमको क्या करना है, नियंत्रित करना है, तभी हम अपने सेल्फ को जो है कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, उत्तेजना नियंत्रण हो गया, इसको नियंत्रित करना है। और तीसरा जो है आत्म प्रोत्साहन या पुनर्बलन, मतलब हम अपने आत्म को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, जिसको आत्म पुनर्बलन के नाम से भी जाना गया है। यानी सेल्फ को प्रोत्साहित करने का कोशिश करेंगे और फिर आत्म निर्देशन यानी खुद को निर्देशित करेंगे, यानी खुद के बारे में जो है ना, खुद को डेडिकेट करेंगे, खुद को समझाएंगे, अपने स्व को निर्देशित करेंगे कि नहीं ये नहीं करना है, वो करना है, ये चीज़ गलत है, वो सही है। तो ऐसे हम निर्देशित करेंगे खुद को, तो हम अपने सेल्फ को कंट्रोल कर पाएंगे, उसको नियंत्रित कर पाएंगे। तो यही 4 तरह की विधि है। अगर इन विधियों को अपना लेंगे तो अपने सेल्फ को कंट्रोल कर लेंगे, उसे आसानी से हम लोग रोक करके रख सकते हैं। तो यही हमारे स्व था। स्व में ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, सिंपल सा जानना है कि स्व के 2 पक्ष हैं, एक ज्ञाता और ज्ञेय, जो जानना और समझने वाला होता है, एक मतलब देखने वाला, एक जानने वाला। ऐसे मैंने बताया आप लोग को ज्ञाता ज्ञेय में। फिर उसके बाद स्व के जो पक्ष है उसको मैंने समझाया, जो 7 तरह के पक्ष है इसको याद रखना है। उसको नियंत्रित करने की विधियाँ क्या है, स्व क्या होता है, इसका विकास कितने वर्ष की अवस्था में होता है, यही सब चीज़ें आपको स्व में जानना था। और जब हम लोग पर्सनालिटी की बात करेंगे भाई, ठीक ना, जब हम लोग पर्सनालिटी की बात करेंगे भाई, तो पर्सनालिटी व्यक्तित्व क्या होता है, एक तरीके का हमारा, इस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं कि एक यहाँ पर एक ये इस तरह का चेहरा दिया हुआ है, एक ऐसा चेहरा दिया हुआ है। तो इस चेहरा से हम लोग समझ सकते हैं मुखौटा या नकली चेहरा। यानी जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो एक तरह का क्या होता है, मतलब कि आम भाषा में लोग कह सकते हैं एक नकली चेहरा है। सिंपल भाषा में पर्सनालिटी जो होता है एक तरह का नकली चेहरा का रूप में होता है। कैसे, आइए हम लोग इसको समझते हैं बारीकी से। कहा जा रहा है व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है। किससे हुई है भाई, तो लैटिन भाषा के पर्सोना से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, VVI है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई, नकली चेहरा होता है। क्या होता है, नकली चेहरा। बताए ना हम, नकली चेहरा या मुखौटा जो पहना होता है वही हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। कहा जा रहा है कि शुरू में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप, जैसे देखने में कैसा है, गोरा है या काला है, लंबा या है मोटा है, नाटा है, कैसा है,
उसे देख करके अंदाजा लगाया जाता था। यानी जिस व्यक्ति का जिस व्यक्ति का रूप जो है बेहतर है, अच्छा है, सुंदर है, उसको कहा जाता था कि ये अच्छा व्यक्तित्व वाला है। और जिस व्यक्ति का रूप बदसूरत है, खराब है, उसको लोग कहते थे कि ये बुरा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। तो ये चीज क्या था? गलत था। जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को उसके रूप से देख करके आजमाते थे तो वो गलत है, क्योंकि पर्सनालिटी जो शब्द है वो क्या है? लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ नकली चेहरा है। तो उसके हम रूप को देख करके व्यक्तित्व का परिभाषा नहीं दे सकते हैं, व्यक्तित्व पर्सनालिटी नहीं बता सकते हैं। व्यक्तित्व हमारा क्या होता है? मनुष्य के बाह्य और आंतरिक गुणों का ये महत्व है। यानी ये व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक दोनों गुणों से संबंधित होता है। केवल बाहरी से नहीं कि मतलब देखने में सुंदर है तो उसका व्यक्तित्व सुंदर है। जो देखने में सुंदर होते हैं वही अच्छा पर्सनालिटी वाले नहीं होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी व्यक्तित्व मनुष्य के बाह्य और आंतरिक गुणों का महत्व और व्यक्तित्व के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए हमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषाओं की चर्चा करनी होगी। यानी अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है उसको हमको पढ़ना होगा। जैसे बताया जा रहा है कि नीचे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है, जो एक एक करके यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये आल्पोर्ट जो महोदय हैं, उनका यहाँ पर परिभाषा दिया गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जो मनोदैहिक गुण है उसके गत्यात्मक संगठन है, जिसके द्वारा वह अपने वातावरण के साथ विशिष्ट या अपूर्व अभियोजन निर्धारित करता है। मतलब जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी होता है वो व्यक्ति के मनोदैहिक अलग अलग जो गुण हैं उससे ये संबंधित है। उसका एक गत्यात्मक संगठन है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण के साथ जो है अभियोजन करने में यानी एडजस्टमेंट करने में सफल होता है। ये आल्पोर्ट महोदय के द्वारा बताया गया था। जब हम लोग बात करेंगे आल्पोर्ट महोदय के बाद सरमैन का कोई फोटो दिया नहीं था, तो इसलिए सरमैन का फोटो नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि सरमैन ने भी परिभाषा दिया था। उनका परिभाषा देखने में छोटा है लेकिन समझने लायक है। कहा जा रहा है कि व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार ही क्या कहलाता है? उसका व्यक्तित्व कहलाता है। विशिष्ट मतलब क्या होता है भाई? विशिष्ट मतलब होता है विशेष। यानी अगर कोई व्यक्ति का विशेष कार्य या विशेष व्यवहार हो गया या बिहेवियर उसका विशेष रूप से है तो वही व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार वो क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाएगा, पर्सनालिटी कहलाता है। तो ये सरमैन के अनुसार परिभाषा दिया गया था व्यक्तित्व का कि विशिष्ट व्यवहार ही क्या कहलाएगा? वो आपका व्यक्तित्व कहलाता है। जब तीसरा हम लोग परिभाषा देखेंगे एम.एल. मन का, तो जो ये एम.एल. मन महोदय हैं ये क्या बताते हैं? तो ये कहते हैं एम.एल. मन के अनुसार कि व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति की संरचना, व्यवहार, रुचि, मनोवृत्ति, क्षमताओं, योग्यताओं और साथ ही कहा जा रहा है कि अभिरुचियों के अत्यधिक विशिष्ट संगठन के रूप में की जाती है। यानी जो एम.एल. मन है वो हर तरह के जो गुण हैं उसको लेकर के बताते हैं कि इन सभी गुणों का जो विशिष्ट संगठन हो गया वही हमारा क्या कहलाता है? पर्सनालिटी कहलाता है। अब गुण कौन कौन से हैं? तो गुण है हमारा कि व्यक्ति की संरचना कैसा है, उसका शारीरिक बनावट कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, मनोवृत्ति, क्षमता उस व्यक्ति की कैसी है, योग्यता कैसी है, इन सभी का जो विशिष्ट संगठन हो गया वही व्यक्ति का क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाएगा, पर्सनालिटी कहलाएगा। तो ये तीन परिभाषाएं दी गई आल्पोर्ट के द्वारा, एम.एल. मन के द्वारा और सरसेन के द्वारा। तीन परिभाषाएं दी गई हैं। तो सरसेन हम बोले हैं सरमैन के द्वारा, सरमैन, आल्पोर्ट और एम.एल. मन के द्वारा। तो तीन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा हमारे पाठ्य पुस्तक में परिभाषा दी गई थी कि व्यक्तित्व क्या होता है। तो उस चीज को हम लोगों ने समझा। और आत्म क्या होता है, आत्म के पक्ष क्या है, इसके प्रकार क्या है और इसके नियंत्रण करने की विधियां क्या है, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने समझा। तो आई होप आप लोग को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने और कौन कौन से सिद्धांत दिया गया था इसका, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।